नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। भारत की सीमाओं पर बदलते हालात, वैश्विक तनाव और आत्मनिर्भर बनने की रणनीति, इन सब के बीच एक सवाल सबसे अहम, भारत अपनी सुरक्षा पर कितना और कैसे निवेश कर रहा है। 1 फरवरी 2026 को पेश हुआ भारत का रक्षा बजट 2026-27 सिर्फ ये आंकड़ों की घोषणा नहीं है, बल्कि यह देश की सामरिक सोच का आईना है। जब सीमाओं पर निगाहें तेज हो और भविष्य की चुनौतियां साफ दिख रही हो, तो बजट सिर्फ खर्च नहीं, रणनीति बन जाता है। भारत का रक्षा बजट क्या सिर्फ बड़ा है या सच में निर्णायक भी है? चलिए आज चर्चा इसी पर विस्तार से। और आज हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आर.के. नारंग हैं, ये सीनियर फेलो हैं मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज से, और रिटायर्ड मेजर जनरल हैं रवि अरोड़ा सर, चीफ एडिटर हैं इंडियन मिलिट्री से। मैं दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। नारंग सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, 15% की इस बार बढ़ोतरी देखी गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारत अपने आप को एक सशक्त और आत्मनिर्भर और एक्सपोर्टर देखना चाह रहा है आज जैसे समय आ रहा है। और अगर आपने आप सिंदूर में भी देखा कि भारत में बनी हुई एयर डिफेंस सिस्टम्स, भारत में बने हुए अटैक सिस्टम ने अपने आप को एक प्रूव करके दिखाया कि भारत में बनी हुई चीज़ दुनिया में बहुत ही कंपेरेबल और कम्पिटिटिव हैं, और उनकी इफेक्टिवनेस दुनिया में बने हुए वेपन से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए भारत ने एक अपने आप को आत्मनिर्भर ही नहीं, एक विश्व पटल पर अपने हथियारों को एक्सपोर्टर के रूप में इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। और दूसरा जो है, हमने जो ऑप सिंदूर से लेसन लिए हैं, अगर आप देखिए कैपिटल आउटले जो होता है वो डिसाइड करता है कि भारत नए सिस्टम पे कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले साल हमने 1,80,000 करोड़ जो था कैपिटल आउटले में एलोकेट किया था, और इस साल 2,19,000 करोड़ कैपिटल आउटले में दिल्ली एलोकेट किया है, जो कि लगभग 22% ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा इंक्रीज भारत की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए है। भारत में उसमें वायुसेना के, नौसेना के, थल सेना के और जो ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट किया जा रहा है। और आप देखिए कि हमने बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत चाह रहा है कि हम आत्मनिर्भर बने और देश में बनी हुई चीज़ों को एक विश्व पटल की क्वालिटी स्टैंडर्ड पे ले आए। और अपने जो हमारे जो खतरे बढ़ते जा रहे हैं, हमने देखा जैसे पाकिस्तान को सिर्फ चाइना से ही सपोर्ट नहीं मिल रही थी, उसको टर्की से भी सपोर्ट मिल रही थी, और भी कई जो ऐसे हमने लेसन्स लर्न किए, उन सब से सीख लेके हम भारत को एक सशक्त आत्मनिर्भर भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री जी, यानी कि बजट जो अलॉट हुआ है हमें, उससे आप सेटिस्फाइड है कि एक अच्छा बजट जो है? मैं खुश हूं उससे, मैं कहूंगा मैं खुश हूं। चलिए रवि सर, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि अब समय जो बदला है, तो जो अगर रक्षा बजट की हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा ये खर्च है, हम कह रहे हैं हमारा ये निवेश है, जिसका एक रिजल्ट जो है वो एक बिग पिक्चर के तौर पर हमें आने वाले समय में दिखेगा। क्या कहेंगे आप? जब बजट स्पीच हो रही थी पार्लियामेंट में, तो मेरा ध्यान गया 1998 पोखरण टेस्ट के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सदन में बोला था कि हम जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है तो राजनीति नहीं करते। तो ये जब बजट अनाउंस हुआ, और ख़ास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अब गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया था उस पे और भी ज़्यादा आगे कदम लेके अमल कर रहे हैं। अभी देखिए, आंकड़ों के हिसाब से ये अभी तक सबसे बड़ा डिफेंस बजट था। जो हर साल बढ़ोतरी होती है उसको छोड़िए, जो कैपिटल बजट के लिए एलोकेशन की गई है उसको छोड़िए, अभी ये है 1.99% जीडीपी का हिस्सा डिफेंस बजट को दिया गया है। अभी सबको मालूम है, अभी हमारी इकोनॉमी $3.9 बिलियन इकोनॉमी है, तो उसका अगर आप 1.99% दे तो ये आता है। अब कई विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि 2.5% होना चाहिए था,
और कई साल तक होना चाहिए था। बट ये डिपेंड करता है कि हमारा जीडीपी कितना है। जीडीपी भी तो बहुत बढ़ता जा रहा है। 5 साल पहले 2021 में हमारा जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी से कम था, तो उसका 2% अगर लगाएं तो 4 लाख करोड़ होता है। अभी 2% 3.9 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का अब आ रहा है 7.85%। सो इस परसेंटेज पे भी जो एलोकेशन है काफ़ी है। आप कैसे देखते हैं सर अगर मैं इस बजट के बारे में बात करें तो जैसे कि नारंग साहब ने कहा कि मैं खुश हूं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर इस बजट बिल्कुल बिल्कुल। खास बात यह है इसमें कि जो कैपिटल एक्विजिशंस के लिए एलोकेशन किया गया है वो उसमें बढ़ोतरी जो आई है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास करके उसमें भी 66% यानी कि 75,000 करोड़ रुपीस निर्धारित किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर से ही खरीदारी की जाएगी। ये एक पहल है। इससे बहुत आत्मनिर्भरता को और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 40,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी परचेजेस के लिए दिया गया था, उसमें से भी ज़्यादातर घरेलू इंडस्ट्री से ही परचेजेस किए गए। सो ये ही नहीं, डिफेंस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जो अमाउंट दिया गया है उसमें भी बोला गया है कि 25% उसका प्राइवेट R&D के लिए अवेलेबल होगा। तो ये भी इंडस्ट्री पर निर्भर है, वो उसका पूरा लाभ उठाएं जी। मैसेज ये है कि हम इंपोर्ट्स पे निर्भर नहीं रह सकते। आत्मनिर्भरता ही आगे का रास्ता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया जी। कि उसमें काफ़ी सारा असला जो है वो जो इंपोर्ट किया हुआ था, मिसाइल्स थी या किसी किस्म के जो हथियार थे इंपोर्टेड थे, वो इंपोर्ट से काम नहीं चलेगा, हमें अपने आप खुद बनाने पड़ेंगे। नारंग सर, कैसे हमारी प्राथमिकता बदल गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और 2025 को अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि हम LCA की प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जब G404 इंजन का सप्लाई स्लो हो गया था। सिमिलरली HTT40 का सप्लाई, उसके इंजन का सप्लाई स्लो हो गया था। तो भारत जब भी दुनिया में अपने आप को एक डिफेंस एक्सपोर्टर या अपने आप को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा तो उसमें ये अटकलें और चैलेंजेस आएंगे। और मैं ये बढ़ा हुआ बजट ये देख के मुझे विश्वास होता है कि हम उन चुनौतियों को एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को फेस करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बजट अगर देखा जाए तो जैसे भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ कम है, वैसे ही नेवी और आर्मी में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो नंबर के हिसाब से तो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर आत्मनिर्भरता ट्रैजेक्टरी शुरू हुई तो वही प्रोडक्शन इंडिया में होगा, वो जॉब इंडिया में क्रिएट होंगे, स्किल सेट्स इंडिया में बनेगा, टेक्नोलॉजी इंडिया में बनेगी। तो बहुत सारा जो मनी हमारा बाहर जाता था वो भारतीय इकोनॉमी में इन्फ्यूज होगा। उस तरीके से देखा जाए तो लेकिन नारंग सर कैसे होगा? क्योंकि अगर आधुनिक युद्ध और तकनीक को जब तक हम शामिल नहीं करते हैं तब तक ये सब संभव नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे ड्रोन हो, साइबर वॉर हो या फिर AI आधारित जो युद्ध क्षमता हो जी, जो जिस तरफ अभी हम सब बढ़ चुके हैं, इसको कैसे शामिल किया जाना चाहिए? हालांकि ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं है अभी, लेकिन आगे तकनीक को कैसे और बढ़ावा देना है? देखिए, हमारे पास मेन चैलेंज ये है कि कैसे भारतीय तकनीक को अपने युद्ध कौशल में ला पाए। उसके लिए हमें, जैसे हमने ऑप सिंदूर में देखा कि हमें बहुत सारी स्वॉर्म ड्रोन थ्रेट दी गई। तो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारतीय इंडस्ट्री कैपेबल है कि उसको एक शॉट, एक ड्रोन की कैपेबिलिटी लाए। हमारा AI का इन्फ्यूजन हो ताकि हमारा रात को भी हमारी जो एयर डिफेंस गन है एक शॉट के साथ एनिमी का एक ड्रोन गिरा पाए, और उसमें ऑटोमेशन हो ताकि ह्यूमन ओवरसाइट के साथ वो गन अपने आप अपने टारगेट की तरफ पॉइंट करे और जैसे ही ह्यूमन अप्रूव दे वो उसको शूट कर पाए। उसमें इतनी इंटेलिजेंस हो कि वो एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक अपने आप मूव करे। हमारे अपने इंडिजिनस L-70 इक्विवेलेंट बने, ZU-23 इक्विवेलेंट बने या चिल्काज इक्विवेलेंट बने, सिमिलरली काउंटर स्वॉर्म सिस्टम्स बने। और भी हमें देखना पड़ेगा, जैसे हमारा LCA Mark 1 है, Mark 1 है, Mark 2 है।
आमका है, ये सारे जो फाइटर प्रोग्राम हैं ये टाइम बाउंड तरीके से सक्सेसफुल हों, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो और जो टेक्नोलॉजीज बन रही हैं वो एक विश्व स्तर की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की हों, ताकि हम सिर्फ मैन्युफैक्चर ही ना करें, एक्सपोर्ट भी कर पाएं। और अगर आपने देखा हो कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कोलैबोरेशन के साथ एयरबस के साथ किया है, लेकिन उसमें हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, जो भी उसके कंपोनेंट हैं एक टाइम बाउंड तरीके से वो भारत में बनने चाहिए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, और फिर हमारे पास धीरे धीरे उसका IPR आना चाहिए ताकि हम उसको मॉडिफाई कर पाएं, अपग्रेड पर कर पाएं। और ये जो लेसन्स है, जैसे भारत को मीडियम ट्रांसपोर्ट का बनाना है, तो हम ये लेसन लेके अपना भारत में बना हुआ, भारत में डिज़ाइन किया हुआ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना पाएं। समय के साथ साथ ये समय लगेगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाने की हमें आवश्यकता ज़रूरत है। रवि सर, मैं आपके पास आती हूँ। अगर मैं बजट एलोकेशन के बारे में बात करूँ तो सारी मिनिस्ट्री को जो है वो अलग अलग मंत्रालयों को बजट अलॉट हुआ है, लेकिन डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा है। ये हर एक देश में ऐसा होता है। और एक सवाल और मेरे मन में जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कभी भी जब भी वित्त मंत्री बजट पढ़ती हैं तो डिफेंस के आंकड़ों की चर्चा क्यों नहीं होती, ये लोग जानना चाहते हैं। जो एलोकेशन किया गया 7.85 लाख करोड़ जी, ये नेक्स्ट जो सेक्टर है रेलवेज उससे दुगने से भी ज़्यादा है। बिल्कुल। अब कई लोग समझते हैं कि इतना भारी खर्च की ज़रूरत क्या है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक अपने देश की सुरक्षा अच्छी नहीं होगी तब तक बाकी सेक्टर भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बट एक लोगों के दिमाग में ये भी है कि इतना बड़ा बजट और फिर भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका सिर्फ एक हिस्सा ही कैपिटल एक्विजिशन खरीदारी के लिए है, जिसमें बड़े बड़े टैंक और फाइटर और सबमरीन्स ऐसी चीज़ें खरीदी जाती हैं, क्योंकि 70% ऑफ द बजट जी वो रेवेन्यू पे के लिए है। रेवेन्यू बजट के लिए इसमें शामिल है सैलरीज, पेंशन्स, जो रोज़ का खर्चा है, मेंटेनेंस का, फ्यूल्स का। सो इसमें इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बाकी मिनिस्ट्रियों के बनिस्बत फ़ौज 1.4 मिलियन की नफरी है और इसके अलावा 3.5 मिलियन पेंशनर हैं। अब इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि जवान जो है वो 19 साल से 28 साल तक की सर्विस करता है और जवान आम तौर पे मैक्सिमम 42 इयर्स एज पे रिटायर हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग रैंक में अलग अलग एज और सर्विस लेंथ दी गई है, तो जो हमारे जवान हैं वो जल्दी पेंशन चले जाते हैं और इस करके उनको काफ़ी सालों तक पेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि फ़ौज की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, जॉब रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि वो तंदुरुस्त हो, फिट हो, लड़ने के लिए फिट हो। 60 साल तक 65 साल तक सर्विस नहीं कर सकता है। इस सर, एक और महत्वपूर्ण है रवि सर, इस बार सर R&D पर 8.51% जो है वो बजट इंक्रीज हुआ है, इस बार मिला है पिछले साल की तुलना में। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर मैं डिफेंस R&D के बारे में बात करूँ तो क्या अब समय आ चुका है कि थोड़ा सा मतलब इस तरफ और ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर इस तरफ और इंक्रीज करने की ज़रूरत है, या ठीक है? नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बहुत बड़ा उदाहरण है, सब लोग जानते हैं एरो इंजन्स का। हम एरोप्लेन बना चुके हैं, हम हेलीकॉप्टर्स बना चुके हैं, UAVs बना चुके हैं, बट फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अभी तक हम निर्भर हैं निर्यात पर, एरो इंजन्स। और कई सालों से कोशिश रही है, कावेरी इंजन हमने बनाने की कोशिश की। अगर काफ़ी पाबंदियां रही होंगी, क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी गई, क्यों इसके लिए पैसा नहीं अलॉट किया गया, बट अब भी कोशिश है, कहते हैं ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच करके ये एरो इंजन बनाने की। इसमें ज़रूर बाहर की तकनीकी की सहायता ज़रूरत है, बट कुछ भी हो अभी देश ने ठान लिया है कि हमें एरो इंजन बनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही काफ़ी हमने उपलब्धियां भी पाई हैं, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम बहुत ही आला दर्जे का है पूरे विश्व में, और कुछ एक और पाबंदियां थी उसको भी हमने अभी पार कर लिया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपने कावेरी इंजन का जिक्र किया है। नारंग सर, मैं आपको जोड़ना चाहती हूँ यहाँ पर।
अब इस इंजन की जो इसको बनने में क्या चुनौतियां रहीं और जो एक इंजन विकास की जो रणनीति है उसमें जिस तरीके से हमने जो अभी करेंट सिचुएशन है इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, एरो इंजन जो है ये दिल है फाइटर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर सबका। और अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो हमारा मारूद प्रोग्राम इसलिए फेल हुआ था क्योंकि हम एरो इंजन नहीं बना पाए थे। कावेरी में हम लगभग 70 से 80% तक पहुंच चुके हैं। 72 किलो न्यूटन उसका थ्रस्ट अचीव हो चुका है, 18 किलो न्यूटन होना चाहिए और ये वाला सबसे मुश्किल पीरियड है। तो उसके लिए हमें, मुझे लगता है कि हमने G404 इंजन ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया गया है। हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए। हमें दो कमियां हैं उसमें। एक ये है कि उसमें थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर सेक्शन की कमी है। नॉन आफ्टर बर्नर में हम कावेरी डेरिवेटिव इंजन बना रहे हैं, लेकिन वो उसकी मेन प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करता है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके कावेरी 2.0 लॉन्च करने की आवश्यकता है। उसे 6 से 8 साल हम दे सकते हैं। जब तक हमारा G404 का फर्स्ट लॉट अपनी लाइफ पूरा करेगा तब तक ये इंजन प्राइवेट सेक्टर के साथ नया रूप में आ सकता है। तो हमें एक रणनीति के तरह अगला कावेरी इंजन अभी से लॉन्च करना चाहिए 80 किलो न्यूटन का। और दूसरा है, मुझे कावेरी 3 लॉन्च करना चाहिए जो 100 किलो न्यूटन का हो, जो G414 की रिप्लेसमेंट हो, और उसको हमें 8 से 10 साल देना चाहिए क्योंकि कावेरी LCA Mark II अभी 2 साल 3 साल बाद आएगा। तो तब तक हमारे पास समय है कि कावेरी 2 और कावेरी 3 रणनीति तरीके से लॉन्च करके हम इंडिजिनस इंजन पे काम करें। और इसमें एक जो हमें कमी बार बार होता है कि हमें रशिया या बाहर के देशों में जाके हाई ऑल्टीट्यूड विंड टनल टेस्टिंग करनी चाहिए और फ्लाइंग टेस्ट बेड करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि 6 से 8 हज़ार करोड़ में हाई ऑल्टीट्यूड विंड टनल लग सकता है और मेरे ख्याल 400 से 600 करोड़ में फ्लाइट टेस्ट बेड बन सकता है। इससे क्या है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा डिपेंडेंस कम होगा, हमारा डेटा सिक्योर रहेगा और डिलेज नहीं होंगी। आप बार बार उसको एडिट कर सकते हैं और अगर हमने ये कर लिया तो हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इस एक जो प्लान बी जो कहते हैं, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से मैंने सोचा है कि अगर मान लो कल को हमारे इंजन सप्लाई फिर स्लो होती है तो अभी हम नेवल फाइटर जो बना रहे हैं उसमें हम वैसे ही फ्रांस के साथ काम कर रहे हैं। क्यों ना हम सोचें कि M88 इंजन को LCA Mark I नेवी के साथ इंटीग्रेट करें, जो बहुत थोड़े होंगे लेकिन एक हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और M88 ने एक नया वर्जन बनाया है T-Rex का जिसमें 88 किलो न्यूटन इंजन है, तो जो G414 से करीब 10 किलो न्यूटन कम है। लेकिन ये जो इंजन है अगर हम थोड़ा सा ऑल वेट कम कर दें तो ये हमारे लिए एक ऑप्शन रहेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम भारत में आत्मनिर्भरता और रिलायबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब तक हमारा जो कावेरी 2 है और कावेरी 3 है आ सकता है। और 120 किलो न्यूटन जो हम फ्रांस के साथ कह रहे हैं वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें एक लिमिटेशन रहेगी, कोर और कुछ और टेक्नोलॉजी जो है वो फ्रांस बनाएगा। रवि सर, कुछ एड ऑन आप कुछ इस पे करना चाह रहे हैं? अभी देखिए, जो हमारा कैपिटल बजट है उसके लिए जो पीछे से कॉन्ट्रैक्ट चले आ रहे हैं उसमें कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि उसमें भी अभी हम राफेल M नेवी के लिए खरीद रहे हैं, तेजस Mark 1A का कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है, P-75I सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अभी 114 राफेल जो खरीदने हैं इस साल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, अर्जुन टैंक्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आकाश NG मिसाइल मैन्युफैक्चर। इसके लिए 10,000 से लेकर 15 या 20,000 करोड़ हर एक चीज़ का एवरी ईयर हमें ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से पेमेंट, तकरीबन 60,000 करोड़ ये कैपिटल अमाउंट में से इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए चला जाता है हर साल। और हालांकि ज़्यादातर ये चीज़ें भारत में बन रही हैं बट इसमें काफ़ी इम्पोर्टेड कंटेंट है। तो इम्पोर्टेड कंटेंट को कम करने के लिए DRDO का बहुत बड़ा रोल है और हमें अपनी घरेलू इंडस्ट्री पे काफ़ी निर्भर रहना पड़ेगा कि वो भी इन चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस लेके आए। रवि सर, स्पेस और साइबर डिफेंस के बारे में अब मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि बजट है सामने, इसलिए सवाल ये है कि भारत की तैयारियों को इस तरफ आप कैसे देखते हैं? देखो, ऑप सिंदूर ने भी दिखा दिया और विश्व में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसमें भी खास करके यूक्रेन रशिया ने भी दिखा दिया कि कोई भी युद्ध होगा सबसे पहले इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और दुश्मन की एयरफील्ड, दुश्मन के रेडार, दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नकारा करना जरूरी है। और इसके लिए
इससे पहले कि थल सेना आगे जाए, पहले हवा से अनमैन्ड सिस्टम से, ड्रोन से, स्टैंड ऑफ मिसाइल से, लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम से दुश्मन के सिस्टम्स को नकारा करना पड़ेगा। सो ये सबसे पहले युद्ध होने से पहले ही इसकी तैयारी करना ज़रूरी है, जैसे कि साइबर वॉरफेयर के लिए, सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के लिए, इमेजरी इंटेलिजेंस के लिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए। ये सब चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है अगर आप साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जीत हासिल करना चाहते हैं। और जो नतीजा था वो हमने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में। 3 दिन में पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं रही कि वो किसी भी तरीके से हमारे खिलाफ कुछ एक्शन ले सके। नारंग सर, ये बात बिल्कुल सच है कि आने वाले समय में अगर मैं कैट्स की बात करूं, अगर मैं एप्स, मेल, स्वॉर्म, ड्रोन के बारे में बात करूं, तो जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो भविष्य के युद्ध की तकनीक को पूरी तरह बदल रहा है या फिर बदल चुका है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, भारत ने जो छोटे ड्रोन सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री ने उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट रेंज यूएवी जो टैक्टिकल ड्रोन है, सर्चर क्लास का ड्रोन है, भारत में बना हुआ है, उसमें प्रूवन एयरफ्रेम है, प्रूवन इंजन है, ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग है, अभी तक हमने इंडक्ट नहीं किया है। तो उसके जो गैप्स हैं वो हमें फिल करने के लिए हमें एक बहुत ही सीरियस अप्रोच लेके उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे हमारा मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जिसे हम तपस कहते हैं, और साथ में आर्चर एनजी है, ये हमारे प्रॉमिसिंग मेल यूएवीज हैं, लेकिन इनकी जो कमियां हैं अगर उसको हम एड्रेस करके विदाउट क्लोजर इंडक्ट नहीं कर पाए तो हमारे लिए चैलेंज रहेगा। अगर आप हमारे घातक प्रोग्राम की बात करें तो उसमें हमारा इंडिजिनस कावेरी डेरिवेटिव इंजन लगना है, लेकिन घातक प्रोजेक्ट अभी अप्रूव होना है। भारत के लिए हमेशा ये डायलेमा रहेगी, जैसे रवि सर ने बताया, कि इंपोर्ट और आत्मनिर्भरता को बैलेंस कैसे करें। जो देश इसको अच्छे से बैलेंस कर पाया और आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट क्लोजर्स को रिड्यूस कर पाया, जैसे हमारे जो स्विफ्ट बना है उसको कैसे हम यूज़ करें, कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम है जो मैन अनमैन टीमिंग का एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने शुरू किया है, भारतीय वायुसेना उसको सपोर्ट कर रही है। और भारतीय वायुसेना ने जो मेहर बाबा स्वॉर्म कंपटीशन लॉन्च किया था 2018 में, उसको इस साल वो फिर एक नए रूप में ले जाने जा रहे हैं। उसका 3रा वर्जन इस साल लॉन्च होगा। तो मैं कहूँगा हम उस थ्रेशोल्ड पे हैं, लेकिन हमें एक बिल्कुल डेडिकेटेड फोकस करके उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए अधिक ध्यान देना पड़ेगा और बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन इंपोर्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और एक चीज़ और है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म चाहिए कि उसमें कितना इंडिजिनस कंटेंट है जो क्रिटिकल सिस्टम बेस्ड है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, ना कि कॉस्ट बेस्ड। देखिए, कॉस्ट जो है समवन कैन मैनिपुलेट कि उसको बढ़ा के कर आप दिखा सकते हो, लेकिन सिस्टम को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। उसमें भारत में कोर टेक्नोलॉजीज आएंगी, और मुझे लगता है इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर देखिए, अमका प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया है, जो 3 कंपनियां और जो 3 कंसोर्टियम क्वालिफाई किए हैं उसमें HAL नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है। तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर आना एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी चाहे प्राइवेट की हो, पब्लिक की हो, जो कोर टेक्नोलॉजीज जो आपने अगर प्रॉमिस किया है तो वो हमें आप समय से दे दो। एक वो है, और एक टेक्नोलॉजी को क्या चाहिए सर? कोर टेक्नोलॉजीज चाहिए, हमें IPR चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए, हमें वो चाहिए कि हम उस कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई कर पाएं बिना किसी के परमिशन लिए, हम उसको अपग्रेड कर पाएं, हम उसके अपने वेरिएंट बना पाएं। जब तक आपका टेक्नोलॉजी ओनरशिप नहीं होगा, आप विश्व पटल पे कभी भी अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, और जब जरूरत आएगी आप प्रोडक्शन को स्केल अप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए IPR बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कोई भी दुनिया का देश लें जिसके पास IPR है, उसका जो प्रॉफिट है, उसकी जो टेक्नोलॉजी लेवल है, उसकी जो प्रोग्रेस है, एक छोटा छोटा देश 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनता है, क्योंकि उन देशों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वैल्यू पता है। तो हमें भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट करना आना पड़ेगा, और इसमें प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, बिना किसी के भेदभाव के
आप हमें बताइए आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी भारत में बना रहे हैं। और इससे मुझे लगता है भारत का जो बड़ा एम है कि हम एक आत्मनिर्भर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफेंस इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं और एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। इससे हमारे देश में स्किलिंग, बहुत हाई टेक्नोलॉजी स्किलिंग होगी, हमारे प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भारत के फेवर में होगा। और भारत के रवि सर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नारंग सर इस वक्त दे रहे थे। ड्रोन इकोसिस्टम्स है, तो इसमें आप निजी उद्योग या फिर स्टार्टअप्स की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखो, जिसका जिक्र इन्होंने अभी किया है। गवर्नमेंट ने तो दिशा दिखा दी है जी। पिछले साल ऑप सिंदूर के बाद गवर्नमेंट ने 3 बार डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में अनुमति दी टोटल 3.5 लाख करोड़ के असले की। जी। तो उन्होंने अनुमति दे दी है कि आप खरीद सकते हैं, पैसा अभी दे दिया है बजट में, और इसमें खास करके काफ़ी सारे सिस्टम जो हैं, ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम्स और लॉइटरिंग एम्यूनिशन, इस किस्म की चीज़ें हैं। और ये भी बता दिया है कि कैपिटल एक्विजिशन में 75,000 करोड़ रुपीस का जो सामान है वो आप प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं। अब उसमें इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमईज के लिए भी बहुत बढ़ोतरी दी गई है। और यही हैं जो ड्रोन्स की हमारी रिक्वायरमेंट आज पूरी कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है, पैसा दे दिया है और इंसेंटिव दे दिए हैं। अब प्राइवेट इंडस्ट्री पर ही निर्भर है कि वो डिलीवर करें और इसकी पूर्ति करें। और काफ़ी हद तक अब एक और स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, वो अभी गाइडलाइंस निकाल रहे हैं, अभी अप्रूवल के लिए उसकी तवज्जो है, दे रहे हैं कि इसमें सब कुछ घरेलू होगा, चाइना से कोई इंपोर्ट नहीं होगा, फॉरेन पार्ट्स नहीं होंगे। सो अब प्राइवेट इंडस्ट्री पे वो भी अपना जोर लगा रहे हैं। जो होगा 100% होगा, 100% इंडियन होगा, क्योंकि ड्रोन के अंदर खास करके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स हों जो कि टाइम आने पर, क्रूशियल टाइम पे वो काम ना करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसा कुछ हादसे हुए भी हैं। सो इस करके इस बजट के मुताबिक जो इंसेंटिव दिए गए हैं काफ़ी हैं, अच्छे हैं, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे सॉल्यूशंस इंडस्ट्री से आएंगे, खास करके ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में। सर, आपका टेक अवे क्या है इस पॉइंट पे? नहीं, मुझे लगता है कि भारत एक टेक्नोलॉजी ट्रैजेक्टरी पर चला है, लेकिन इसमें कुछ रिफॉर्म्स, आप देखें 2025 भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स कहा था। और मुझे लगता है डिफेंस रिफॉर्म भारत को जो बेस्ट प्रोसेसेस है फॉलो करना चाहिए। हमारा डीएमए जो है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, वहाँ पर R&D वर्टिकल होना चाहिए। मुझे लगता है इंडियन आर्म फोर्सेस में भी जो डिज़ाइन वर्टिकल्स हैं उनको R&D लेवल पे लेके जाना चाहिए। डिफेंस फाइनेंस में टेक्नो फाइनेंस एक्सपर्ट होने चाहिए। और मुझे लगता है एक सेक्रेटरी DTP एक ऐसा ओहदा है जिसमें अगर पुराना एक्सपीरियंस होगा, अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम किया होगा, उनका प्रायर एक्सपीरियंस अगर होगा जी, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो पाएगी। बिल्कुल। तो भारत एक अच्छी ट्रैजेक्टरी पे है। मुझे लगता है जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता हो वहाँ रिफॉर्म्स करें। हमारे जो प्रिक्योरमेंट मैकेनिज्म है वहाँ पर इंडिजिनस कंपोनेंट्स की डिमांड होनी चाहिए। और मुझे लगता है जो हमारे जो स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स जो टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं उनका सबसे अच्छा जो हम उनको एनकरेज कर सकते हैं by demanding indigenous components, indigenous technologies, innovative technologies developed by Indians. This can be the best complement to the Indian industry. हमें बैलेंस करना चाहिए बिटवीन इम्पोर्ट एंड थिंग। इकोसिस्टम गैप्स हैं, जैसे मैंने बोला, एरो इंजन, ये सब पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल नारंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता है और ये जो बजट है उसी तरफ ही इशारा कर रहा है। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो भारत का जो रक्षा बजट है यह साफ करता है कि देश अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि पूर्व तैयारी की नीति पर आगे बढ़ रहा है। तकनीक, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा तीनों को साथ लेकर चलना आसान नहीं है, लेकिन यही भारत की नई सामरिक दिशा है। यह बजट दिखाता है कि भारत अब सुरक्षा को खर्च नहीं, निवेश के रूप में देख रहा है। एक ऐसा निवेश जो हमारी सेना की ताकत बढ़ाए, उद्योगों को सक्षम बनाए और देश को आत्मनिर्भर बनाता है। यही है भारत के रक्षा बजट 2026-27 की असली कहानी। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। जय हिंद।